हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्जाम पॉइंट में। ये हम लोगों का टाइप नंबर 6 और वीडियो नंबर भी 6। इससे पहले 5 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाके देखो। 5 टाइप के क्वेश्चन उसमें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये एक स्पेशल टाइप है। इसमें होता क्या है कि हम मेरे भाई कहीं खड़े होते हैं और उस जगह से हम ये देख रहे होते हैं कि एक ऊपर ट्री लगा हुआ है और उस ट्री के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि किसी ट्री के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हो। ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और है लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कोई एक ट्री है या कोई एक मीनार है। मैंने कहा ये एक ट्री हो गई या फिर कोई एक ये मीनार हो गया और इस मीनार के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होना। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं, इस ट्री के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट खड़ा करें और फिर हम कहीं से खड़े होकर जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहले नंबर पे हम उसके फुट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके फुट टाइप जो नीचे का टाइप है, फुट बॉटम को। और दूसरे नंबर पे हमारा ऑब्जर्वेशन होता है उसके हेड टाइप को लेकर के, यानी उसके शीर्ष को लेकर के। ठीक है, तो फुट के लिए कुछ एंगल बनेगा और शीर्ष के लिए कुछ एंगल बनेगा, यानी हेड के लिए कोई अदर एंगल बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से कोई फिगर जो बनता है, इससे रिलेटेड चीज़ें हमसे जो पूछी जाती हैं वो हम इसी टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं। अब चलो करते हैं बातें शुरू, और ध्यान से सुनना। सवाल को बड़े ही प्यार से समझना है और करने के तरीके को एक ही क्वेश्चन में सीखना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता हूँ। एक बार मैं इतना प्यारा समझाता हूँ, अगर ध्यान से समझोगे पूरा समझ में आ जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है रिपीट की। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इस 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ, ठीक है, झंडे का डंडा है, इन फिक्स द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल। ये किसी टावर के ऊपर लगा हुआ है, मतलब एक तो टावर होगा फिर उसके ऊपर एक ये झंडे का डंडा लगा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से अगर हम बात करते हैं, द एंगल ऑफ द एलिवेशन, किसी ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इन द टॉप ऑफ द इन द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी अगर मैं बात करूँ किसी एक पॉइंट की, अब देखना मैं चित्र भी बनाता हूँ समझाता भी हूँ। मैंने कहा मेरे भाई एक कोई यहाँ पे ये कोई टावर होगा, पहले ये वो टावर हो गया जो उसने बात हमसे की। इसके ऊपर एक झंडे का डंडा लगा दिया हमने। ये इसने बोला झंडे का डंडा 7 मीटर है, लेकिन टावर इसने नहीं बताया। मैंने कहा टावर h मीटर का होगा, नहीं बताया तो हम मान लेंगे। किसी पॉइंट पे, ये ज़मीन पे कोई एक पॉइंट है, किसी ग्राउंड पे ही एक पॉइंट है, ये एक ज़मीन पे बिंदु हो गया। और इस बिंदु से मेरे भाई वो बोल रहा है कि जब हमने इसके बॉटम को देखा, किसके बॉटम को, इस फ्लैग के स्टाफ के बॉटम को देखा, तो बना रहा है एंगल 45 डिग्री का। लेकिन यही जब हम बात करते हैं इसके हेड की, इसके अपर पार्ट की, तो ये एंगल पूरा जो बन रहा है, दिस वन इज कंप्लीट 60 डिग्री। बढ़िया बात भैया समझ में आ गई होगी, बोलोगे बेहतरीन समझ में आ गई भाई। और इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग भैया आराम से कर देंगे। तरीका बस बता दीजिए। मैंने कहा ध्यान से सुनो, जब भी आपको कोई 2 एंगल वाले क्वेश्चन दिए जाएं, जब भी आपको कोई 2 एंगल वाले क्वेश्चन दिए जाएं, आप देखो दोनों एंगल के लिए कॉमन पार्ट क्या है। आप बोलोगे इस एंगल के लिए भी बेस ये है, इसे हम x मान लेते हैं। और मेरे भाई दूसरे वाले एंगल के लिए देखो 45 के लिए भी बेस यही है और 60 के लिए भी बेस यही है। दोनों के लिए बेस जो है वो सेम है। तो कहने का मतलब हम इन दोनों में बेस की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल कर देंगे, या फिर बेस की वैल्यू निकाल करके जहाँ पे बेस की ज़रूरत होगी वहाँ पे उसे चेंज कर देंगे हाइट के साथ में। कैसे भैया, देखना ध्यान से। मैंने कहा हाइट पूछी गई आपसे टावर की, यानी इसमें कैपिटल H की वैल्यू आपसे पूछी गई कितनी होगी। मैंने कहा ध्यान से सुनो, अगर मैं इस 45 डिग्री की बात करूँ, 45 डिग्री की, तो हमें ये H दे रखा है। इस 45 के लिए सिर्फ और सिर्फ H वाली लाइन लेना, ये वाली। तो बोलोगे सिर्फ H दे रखा है और सिर्फ X दे रखा है। तो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो किस में हम परपेंडिकुलर और बेस को लेते हैं। आप बोलोगे ये तो सिर्फ हमने 10 में पढ़ा था, अभी 10 में और कॉट में, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा 10 लेते हैं। 10 45 बराबर आप बोल रहे हो भैया हो जाएगा H अपॉन X परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बोलोगे इसकी वैल्यू तो भैया 1 होती है, तो इसको अगर हम लिखें तो बोलोगे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन X। X को यहाँ ले आओगे तो X बराबर कैपिटल H आ जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, ज़रूरत पड़ेगी तब तक के लिए। दूसरे नंबर पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। आप बोलोगे भैया अब अगर हम दूसरे बात करें, 45 वाले की बात हो गई, 60 वाले की बात करो, तो देखो यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी हमें 10 60 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमें ये पूरी परपेंडिकुलर दे रखी है और नीचे ये
बेस दे रखा है, हाइपोटेनस से इसमें भी मतलब नहीं था, इसमें भी मतलब नहीं था। तो बोलोगे भैया पूरी परपेंडिकुलर देखोगे, क्योंकि अब पूरे वाले एंगल की बात हो रही है 60 वाले की। इस 60 के सामने तो यहाँ से स्टार्ट हो रही और यहाँ पे एंड हो रही, ये जितना भी इसके बीच में आएगा ये पूरा इसका परपेंडिकुलर है। मैंने कहा 7 ये है, h ये है, दोनों को जोड़ोगे तो ये 7 + h पूरा हो जाएगा, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ tan 60 की, आप बोलोगे ये हो जाएगा 7 + h अपॉन में मेरे भाई बेस। बोलोगे बिल्कुल सही बात, बेस की जगह भैया हमें x दे रखा है, तो आपने जहाँ बेस लिखा है इसे हटा के x लिख दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लो x। अब अगर हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं मेरे भाई क्या आ जाएगी? आप बोलोगे ये देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 + कैपिटल H अपॉन x की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? x की वैल्यू h है, तो मैंने कहा x की जगह h लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया भैया बात यहाँ तक समझ में आई। मैंने कहा ध्यान से सुनो, इसके अपॉन में 1 लगाओ और क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैंची गुणा। आप बोलोगे इसका गुणा इससे कराओगे तो √3 × h आ जाएगा, और 1 का गुणा इससे कराओगे तो यही आ जाएगा, यानी h + 7 या 7 + h, बात एक ही है। बोलोगे भैया h को हम इधर भेज सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं √3h - h इज इक्वल टू 7, और यहाँ से हम h कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये वाला स्टेप अगर गायब कर दूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को वहाँ दिक्कत हो जाए, तो मैं इसे करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे अगर हम h कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 - 1, यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि h 1 जा h इज इक्वल टू 7। मैंने कहा ध्यान से समझो, अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 7 अपॉन √3 - 1। क्यों हुआ भैया? क्योंकि ये इसके h के साथ इनटू में लगा, उधर भेजा तो इधर डिवाइड में आ गया, बटे में आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा अगर ये बटे में आ गया तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जब भी माइनस वाली संख्या रूट के साथ नीचे आ गई तो उसका कॉन्जुगेट करा देते हैं, √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात। तो हमने कहा h का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे ऊपर आ जाएगा 7 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे मेरे भाई हमें दिख रहा है कि ये a - b और ये a + b हो जाएगा। तो a - b और a + b हमने क्या पढ़ा है? a² - b², यानी √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा हो गया 7 √3 + 1 अपॉन 2, ये मेरे भाई आंसर आ गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे पता क्या है कि आंसर ये नहीं दिया होगा, आंसर आपको पॉइंट में दे रखा होगा। इसका आंसर अगर मेरे भाई मैं बात करूँ तो एक सेकंड रुकना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका उत्तरमाला से। इसका आंसर ज़रा बता देना मुझे, कितना आ रहा? 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 9 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से सुनना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं ही देखना ज़रा लिख देता हूँ अभी, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत इसमें ना हो इसलिए। आप बोलोगे भैया पहले क्वेश्चन ये देख लेते हैं। यहाँ आया मेरा 7 √3 + 1 अपॉन 2, ठीक है ना। अब भैया इसे सॉल्व करा दो। मैंने कहा देखो हमने भैया पढ़ रखा, 7 को ऐसे लिख दो, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2 भी ले लो अगर चाहो तो, लेकिन 2 मत लो। मैंने कहा अप्रॉक्स आंसर चाहिए तो यहाँ पे 3 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई ऐसा तो नहीं कि भैया 2 लो, बिना 2 के गलत हो जाएगा, मत बोलना। मैंने कहा बटे 1 और अपॉन में मेरे भाई 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझ में आ रहा। मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे 2 अगर लेना चाहो तो मैं 2 ले देता हूँ यार, तुम लोग आधे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसकी वैल्यू होती है 3 2 + 1, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे अब कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये हो गया 7 ब्रैकेट में, ये देखो 1 और 1 ये हो जाएगा 2.732 और अपॉन में 2। मैंने कहा अगर देखो तो मेरे भाई इसे काट दोगे 7, अगर इसे हम काटें तो देखो ये कितनी बार जाएगा? बोलोगे चला जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, इतना आ गया। इसका मतलब मेरे भाई क्या है? इसका मतलब बोलोगे भैया इसका मतलब है 7 ब्रैकेट में इसे लिख सकते हो 1 + 0.366, कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 का × 1 से कराओगे तो 7 1 जा 7
और प्लस मेरे भाई अगर 7 का इंटू इससे कराओगे तो आ जाएगा 7 इंटू 0.366, बोलोगे ये आ जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई 7 इंटू 6, तो 7 6 जा 42, 4 7 6 जा 42, 46 का 6 कैरी आउट 4, 7 3 जा 21 और ये 25, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 7 प्लस 2.56 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9.56 मीटर। दिस इज एग्जैक्ट आंसर मेरे भाई, ये एग्जैक्ट आंसर है, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम अप्रॉक्स हो, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको जो आंसर शीट में आपके दिया गया है वही आंसर आ गया। तो सॉल्व करने का तरीका समझ गए क्या है, डायरेक्ट यहाँ गुणा करा सकते थे, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन तरीका ये देखो कि 7 1 जा 7, अगर MCQ में आ जाए तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, यानी आंसर जो आएगा वो 9 से बड़ा आएगा थोड़ा सा, तो ये आप टिक मार देते, आगे बढ़ जाते, करने की ही ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना, आंसर सेम ही आता है। आप यहाँ पे भी इंटू करा सकते थे, अगर आप चाहो यहीं पे इंटू करा दो तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी, क्लास समझ में आ गई होगी, अगर क्लास समझ में आई है दोस्तों के साथ में शेयर करना, फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ में इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।